नमस्कार, स्वागत है आपका। और छोटे छोटे से जो ध्यान रखने वाली चीजें हैं, बहुत छोटा सा ये मास्क, लेकिन सबसे ज्यादा काम का यही है। एक रिसर्च कहती है कि 95% लोगों ने अगर सही तरीके से इसका इस्तेमाल किया तो हम 2 हफ्तों में संक्रमण की इस तेज रफ्तार चेन को एकदम काबू में कर सकते हैं। 95% लोग, बशर्ते इसका सही तरीके से इस्तेमाल करें। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और साथ ही साथ सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, हाथों को बार बार धोएं, जो तमाम कोविड गाइडलाइंस हैं उन्हें फॉलो करें। सोचिए। और दूसरा हल, वैक्सीनेशन पर लगातार इसी तरीके से काम होता रहे। जैसे मैं इसे फॉलो कर रहा हूं, उसी तरीके से आपको भी फॉलो करना है। कोरोना यानी संकट, यह मुसीबत का काल है, संकट काल है। देश संकट से जूझ रहा है, युद्ध कर रहा है। आंकड़े रोजाना डराने वाले हैं, लेकिन डरना नहीं है, लड़ना है। हमने पिछली बार भी हराया था, इस बार मुकाबला थोड़े ज्यादा ताकतवर दुश्मन से है, लेकिन इस बार भी यह हारेगा, बशर्ते आप वो हथियार उठा लें जिनके बारे में हम बार बार कह रहे हैं। उन पर भरोसा रखें जिन्हें धरती के भगवान कहा जाता है। यह जंग हमें जीतनी है, हर हाल में जीतनी है। कोरोना को भगाना है, इसके लिए वैक्सीन है। लेकिन इस कोरोना काल में चेहरे पर मास्क, 2 गज की दूरी, बार बार हाथों की सफाई, ये बहुत जरूरी है। आज इसी संकट पर हम बात करेंगे। इसके लिए तमाम जो विशेषज्ञ हैं वो हमारे साथ जुड़ेंगे, वो हमें बताएंगे कोरोना से कैसे बचना है। तो चलिए करते हैं कोरोना पर बात डॉक्टर के साथ। और ये फिर से आप देख लीजिए, कोरोना के नए स्ट्रेन, ये अलग अलग है, पर इससे डरना नहीं है। दक्षिण भारत में हो सकता है थोड़े ज्यादा प्रभाव हो, उत्तर भारत में थोड़े अलग लक्षण नजर आए, पर कमोबेश लक्षण किस तरीके के हैं वो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और डॉक्टर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इन दिनों हो चले हैं। कौन से डॉक्टर? जिन्होंने कड़े परिश्रम, मेहनत के बाद एमबीबीएस वो बने, डॉक्टरी जिन्होंने की, वो वाले नहीं जो सोशल मीडिया पर खुद को सबसे बड़ा डॉक्टर बता रहे हैं। उनसे आपको बहुत बचना है, सबसे ज्यादा बचना है। डॉक्टर जेपी पालीवाल साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उसके अलावा भी डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़ेंगे। पालीवाल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सबसे पहला सवाल लक्षणों को लेकर ही है, और कहीं कहीं थोड़े से भ्रम की स्थिति बनती है। नए नए स्ट्रेन आ रहे हैं दक्षिण भारत में, हालांकि कुछ अलग प्रभाव नजर आते हैं, लक्षण नजर आते हैं। उत्तर में थोड़ी स्थितियां अलग हो सकती हैं, पर कौन से वो पॉइंट्स हैं जिनके जरिए समझा जाए कि ये कोविड के सिम्टम हैं? सर, ये 1 वर्ष पहले जब कोविड आया था तो उसके साथ सर्दी, खांसी, बुखार, जुकाम के साथ साथ उसके बाद सांस की तकलीफ और निमोनिया जैसे लक्षण महत्वपूर्ण थे। लेकिन उसके बाद मैं संक्षिप्त में बताना चाहूंगा कि कोरोना ने पिछले 15 दिन पहले तक की जानकारी के मुताबिक 771 प्रकार का अपने स्वरूप में और अपने व्यवहार में परिवर्तन किया। इसके 771 स्ट्रेन इस वक्त विश्व भर में इस महामारी के संकट को बढ़ा रहे हैं। जो नया स्ट्रेन आ रहा है उसमें ये लक्षण बहुतायत कई बार मिलते नहीं है। आरटीपीसीआर आप कराते हैं तो आरटीपीसीआर नेगेटिव आती है, और यदि आरटीपीसीआर पॉजिटिव आई तो वो मरीज, अक्सर ये देखा गया है कि ज्यादा कंफर्टेबल होता है, और जिसमें नेगेटिव आई उसके लिए जीवन का संकट बहुत ज्यादा देखा गया। ऐसे में रोगियों को पिछले 1 साल की उनकी व्यावहारिक या मैं समझता हूँ जो समाचार पत्रों से या मीडिया से जानकारी मिली, उसके मुताबिक वो सिर्फ ये मानते हैं कि यदि आरटीपीसीआर नेगेटिव मतलब उसे कोरोना नहीं हो सकता। अभी पिछले 1 माह में हमने ऐसे कई रोगी देखे हैं जिसमें आरटीपीसीआर नेगेटिव निकले, लेकिन बाकी सारे लक्षण कोरोना के थे, और वो ज्यादा घातक स्थिति में आकर उनकी मृत्यु भी हुई या उनको ठीक करने में बहुत मुसीबतें आई। ऐसी स्थिति में लोगों को ये समझना होगा कि वो डॉक्टर की राय को महत्व दें और सीटी स्कैन की रिपोर्ट को सर्वोपरि रखें, ना कि आरटीपीसीआर को। इससे मुगालता होता है, और मुगालते और भ्रम में कई बार मरीज मौत के मुंह में चला जाता है, चिकित्सक की बात नहीं मानता है जी। तो सही समय पर और पहले यदि हमने संभल कर चिकित्सक की राय ले ली तो 95% मरीज घर पर ही रहकर ठीक किए जा सकते हैं। होम क्वारंटीन का अर्थ स्वयं नहीं निकालें, डॉक्टर को दिखाएं, और डॉक्टर की सलाह यदि होम क्वारंटीन हो तो ही होम क्वारंटीन करें। ज्यादा डरे भी नहीं
और ज्यादा मुगालते भी इनमें भी ना रहें। अपनी अंतरात्मा से पूछे कि उन पर क्या बीत रही है, उनमें सुधार है या गिरावट है, यह स्थिति यथास्थिति है, और उसके बाद निर्णय लेकर डॉक्टर से निष्पक्ष होकर बात करें और अपने इस रोग से लड़ने में समाज की और परिवार की खुद की सहायता करें। जी जी जी। तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी वो मैं अभी रिपीट करूंगा, लेकिन उससे पहले डॉक्टर राकेश गुप्ता, आप अध्यक्ष हैं हॉस्पिटल बोर्ड छत्तीसगढ़ के। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। 700 से ज्यादा प्रकार का स्ट्रेन, जिस बात की तरफ डॉक्टर साहब ने इशारा किया है, अगर आपकी आरटीपीसीआर की रिपोर्ट नेगेटिव भी आती है, घर का वैद्य आप बनिए, पर घर का एमबीबीएस बनने की कोशिश बिल्कुल ना करें। सावधानी हमें बरतनी है जब तक कि स्थितियां काबू में नहीं आती हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। डॉक्टर गुप्ता, आपसे मेरा सवाल ये कि हालिया लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डॉक्टर्स किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, एक बात। सवाल नंबर 2, रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर तमाम तरह की बातें आई, लेकिन दरअसल डॉक्टर ही बता सकते हैं कब इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है। और ज्यादातर केसेस रेमडेसिविर को लेकर, ज्यादातर जो केसेस हैं वो भ्रम ज्यादा हैं, अफवाह उसमें ज्यादा है। डॉक्टर गुप्ता प्लीज। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात आपने खुद ही कह दी। हमें यह जानना जरूरी है कि कोरोना संक्रमण एक वायरस का लक्षण है और ये सेल्फ लिमिटिंग डिसीज है। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता ही एक समय के बाद इसको शरीर से बाहर निकलती, जिस समय करीब 10 दिन होता है। 10 दिन के बाद आप कोरोना संक्रमण से फ्री हो जाते हैं। लक्षण अभी के स्ट्रेन में कुछ परिवर्तित हैं। उल्टी दस्त होता है, किसी को हाथ पांव में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द बहुत कॉमन है। तेज बुखार लंबे समय तक एक बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तित लक्षण है। मुझे लगता है कि जो दवाएं दी जा रही हैं वो सही समय पर सही डोज में, यदि आप चिकित्सकीय परीक्षण में हैं तो आप इस समय, आपका डॉक्टर ही आपका सबसे अच्छा मित्र है। वही बताएगा क्या दवा लेनी है, क्या दवा लेनी नहीं लेनी है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज ऑन रिकॉर्ड में कहना चाहूंगा कि ऑक्सीजन और पैरासीटामोल ये सबसे 2 महत्वपूर्ण दवाएं हैं बुखार कम करने के लिए और हाथ पैर दर्द कम करने के लिए। पैरासीटामोल, आपका ऑक्सीजन कम हो गया तो लंबे समय तक आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण दवा है। लेकिन रेमडेसिविर जैसी दवाएं एक मास हिस्टीरिया का हिस्सा है। राष्ट्रीय स्तर पर लोग ये समझ रहे हैं कि रेमडेसिविर आम दवा है। ऑन रिकॉर्ड में कहना चाहता हूं कि इसके बारे में भ्रांति दूर कर लीजिए। जरूरतमंद मरीजों को डॉक्टर के सुपरविजन में लगने दीजिए। उसका स्टोरेज न करें, क्योंकि आपके किसी काम की दवा नहीं है। कुछ समय के बाद इस दवा की शेल्फ लाइफ कम है। आपके स्टोरेज करने से, जमाखोरी करने से जरूरतमंद लोगों को अस्पतालों में दवाई नहीं मिल पा रही है। आपको जब जरूरत होगी तो डॉक्टर कहीं से भी आपको दवाई लगाएंगे। और रेमडेसिविर बहुत कम उत्पादन में है देश में, इसलिए मुझे लगता है कि इसका अब्यूज, दुरुपयोग ज्यादा हो रहा है बजाय सदुपयोग होने में। लक्षण यदि आपके आरटीपीसीआर में नहीं आते हैं, रैपिड एंटीजन निगेटिव आता है, तो भी डॉक्टर लक्षणों के आधार पर आपका इलाज कर सकते हैं दूसरे आरटीपीसीआर पॉजिटिव आने के इंतजार में। जी जी, बहुत जरूरी, बहुत महत्वपूर्ण बात जो आपने बताई है। डॉक्टर्स पर आपको भरोसा रखना है। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, पिछले स्ट्रेन में मैंने डॉक्टर्स के साथ, नर्सेस के साथ, स्वास्थ्य कर्मियों के साथ सबसे ज्यादा वक्त बिताया है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं इस बात का कि सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर्स इस वक्त आपकी उम्मीद है। वही वो सैनिक हैं जो आपके और कोरोना के बीच खड़े हैं। बिना उनसे चर्चा किए किसी तरह से भ्रमित ना हो। डॉक्टर पालीवाल, मैं आपके पास आना चाहूंगा। स्थितियां ऐसी हैं, एक एक डॉक्टर पर, वैसे भी ये आंकड़ा इस देश में पहले बहुत अच्छा नहीं था, एक एक डॉक्टर पर अब संख्या जो है वो हजारों से लाखों में जाते जा रही है। होम आइसोलेशन वालों के लिए क्या टिप्स रहेंगे? मसलन जैसे बीच में एक बात आई कि आइवरमेक्टिन, डॉक्सीसाइक्लिन, एजिथ्रोमाइसिन, इस तरह की दवाइयां, और फिर अभी डॉक्टर साहब ने, गुप्ता साहब ने पैरासीटामोल का जिक्र किया। क्या कुछ दवाइयों के टिप्स और कुछ हेल्थ टिप्स होम आइसोलेशन वालों को आप दे सकते हैं? डॉक्टर पालीवाल प्लीज। मैं आधा मिनट इसके पहले विषय से हटकर बात करना चाहूंगा। वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में बहुत उदासीनता है।
हाँ। और बहुत भ्रांतियां हैं, और ये उदासीनता और भ्रांतियों को दूर करने की जिम्मेदारी, ललित जी आप जैसे लोगों को जो बहुत जिम्मेदारी वाली जगह पर बैठे हैं, आपको होम ये वैक्सीनेशन को लेकर होने वाली भ्रांतियों को दूर करना चाहिए कि जितना ज्यादा वैक्सीनेशन होगा उतने ज्यादा लोग सुरक्षित रहेंगे। लेकिन इसमें बहुत भ्रांतियां हैं, वो सोशल मीडिया में विस्तृत रूप से आप पढ़ सकते हैं और उनका अध्ययन करके इस विषय को भी उठाइए। अब होम आइसोलेशन में जो मरीज है, पहले तो होम आइसोलेशन की डेफिनेशन डॉक्टर डिसाइड करे कि किस रोगी को होम आइसोलेशन में रखना है। स्वतः निर्णय बहुत घातक होता है। जो भी हम लोगों के पास जितने गंभीर रोगी आ रहे हैं उसमें स्वतः निर्णय लिए हुए होम आइसोलेशन के रोगी ज्यादा है। डॉक्टर आपकी सीमा को, आपकी समस्या को चिकित्सीय मूल्यांकन के आधार पर निराकरण करेगा और उस निराकरण के आधार पर निर्णय देगा, और जो तथ्यात्मक निर्णय होगा, तर्क संगत निर्णय होगा, युक्त संगत निर्णय होगा, वही निर्णय संगत होगा, निर्णय न्याय संगत होगा। जब रोगी स्वयं का निर्णय स्वयं लेगा तो वो निर्णय मैं समझता हूँ कि युक्त संगत, न्याय संगत और तर्क संगत नहीं होगा। तो होम आइसोलेशन में लोगों को निर्णय लेने से पहले डॉक्टर की राय ले। उसके बाद यदि होम आइसोलेशन में होने वाले रोगी को डॉक्टर खान पान में परिवर्तन की सलाह दे तो खाली खान पान में परिवर्तन रख करके अपनी इम्यूनिटी, अपनी शरीर की क्षमता, दक्षता को बढ़ाएं। और यदि डॉक्टर कुछ दवाई लिखे तो डॉक्टर की सलाह के बगैर लोग दवाइयां ना लें। मैं आजकल ये देख रहा हूँ कि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और हर कोई बोल रहा है कि मैं होम आइसोलेटेड था, मैंने ये दवाइयां खाई जिसमें डॉक्सीसाइक्लिन थी, आइवरमेक्टिन थी, एजिथ्रोमाइसिन थी, विटामिन सी था, जिंक था और मैं ठीक हो गया। ऐसे मैंने कई लोग देखे हैं जो डर के मारे, जिनमें कोई लक्षण नहीं है, डर के मारे अनावश्यक रूप से दवाइयां खा रहे हैं। दवाइयां खाने से पहले चिकित्सक की परामर्श लें और उसके बाद ही दवाइयां लें। तो डॉक्टर का परामर्श लें और उसके बाद ही दवाइयां, तमाम चीजें अवेलेबल हैं। अगर आप शारीरिक तौर पर नहीं जा पा रहे हैं, ऐप का सहारा आप ले सकते हैं, फोन कॉलिंग का सहारा आप ले सकते हैं। और एक बहुत अच्छी बात डॉक्टर पालीवाल ने मुझे याद दिलाई है, वो अभी इस वक्त दर्शकों से साझा करना बहुत जरूरी है। एक डॉक्टर के दरवाजे, केबिन के बाहर एक छोटा सा स्टिकर मैंने खुद ने देखा और उसमें लिखा हुआ है कि आपसे निवेदन है कि अपना गूगल IQ इस केबिन के बाहर छोड़कर आएं। इसे हमें बहुत ध्यान में रखना है। डॉक्टर गुप्ता, आपके पास मैं आना चाहूंगा। होम आइसोलेशन को लेकर कोई टिप्स आप देना चाहें? एक दूसरा, वैक्सीनेशन पर भी मेरा सवाल था, डॉक्टर पालीवाल ने भी काफी कुछ कहा। डॉक्टर गुप्ता, आपसे भी मैं जानना चाहूंगा वैक्सीनेशन को लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? यह भी अच्छा नजर में आ रहा है कि जितने लोग वैक्सीनेट हुए हैं, अगर उन्हें ये वायरस अटैक कर भी रहा है तो उनकी जो इम्यूनिटी है वो बहुत अच्छी है, वो जल्दी रिकवर कर रहे हैं। क्या ऐसे केसेस आपके सामने भी आए डॉक्टर गुप्ता? चुने हैं उनका बारी बारी से उत्तर देना चाहूंगा। सबसे पहले होम आइसोलेशन के बारे में जी, ऑन रिकॉर्ड ये बात अब प्रूव हो चुकी है कि 90% से ज्यादा मरीज होम आइसोलेशन में ठीक हो सकते हैं। डॉक्टर आपके मित्र हैं, आप जिनके पास भी ट्रीटमेंट कराते हैं, आपका परिवार ट्रीटमेंट कराता है, वो आपके सहज संपर्क में रहते हैं। टेस्ट कराइए, प्रारंभिक लक्षण पाए जाने पर तुरंत टेस्ट करवाइए, जहां भी सुविधा उपलब्ध हो उसका इंतजार करें, आइसोलेट हो जाएं, टेस्ट रिजल्ट अपने डॉक्टर से साझा करें। वो आपकी केस हिस्ट्री बहुत अच्छे से जानते हैं, वह जानते हैं कि आपके लिए होम आइसोलेशन में रहना ठीक है कि नहीं है, किसी प्रकार का खतरा आने पर या तबीयत खराब होने पर आपको कैसे ट्रीट करना है, क्योंकि आपकी मेडिकल हिस्ट्री उनके पास रहती है। दूसरी चीज ये कि होम आइसोलेशन के संबंध में गाइडलाइन है, आपको घर से बाहर नहीं निकलना है। किसी प्रकार के CT स्कैन या अन्य ब्लड टेस्ट की जरूरत होगी तो डॉक्टर बताएंगे। होम आइसोलेशन के 5% से कम मरीज जो गंभीर अवस्था में जाते हैं या उनका ऑक्सीजन लेवल 90 से कम रहता है, उनको अस्पताल में शिफ्ट किया जाता है, ऑक्सीजन की व्यवस्था की जाती है। उस समय आपके ब्लड टेस्ट या CT स्कैन जब डॉक्टर चाहेंगे तब कराएंगे। डॉक्टर के ऊपर किसी प्रकार के इन्वेस्टिगेशन का आग्रह न करें, न ही किसी प्रकार का दबाव डलवाएं। दूसरी महत्वपूर्ण चीज वैक्सीनेशन के बारे में कही गई है। वैक्सीनेशन के बारे में सोशल मीडिया बहुत दुष्प्रभाव पड़ चुका है। मेरी आप लोगों सबसे है कि सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव में न आए। वैक्सीनेशन आपकी सबसे अच्छी मित्र है कोरोना संक्रमण की सामाजिक गाइडलाइन के बाद। ये सेकंड वॉल ऑफ डिफेंस है। आप सभी प्रकार के मास्क,
शारीरिक दूरी और हाथ धोने के अनुशासन का पालन करें, वैक्सीनेशन की डोज लगवाएं। अब साइंटिफिक डाटा आ गया है कि वैक्सीनेशन की डोज जिनको भी लगी वो कम संक्रमित हुए, और केवल इसलिए संक्रमित हुए कि उन्होंने लापरवाही पूर्वक सामाजिक गाइडलाइन का पालन करना बंद कर दिया। बहुत कम लोगों को अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत पड़ी, अस्पताल के इलाज से ज्यादातर लोग ठीक हो गए, लेकिन वैक्सीनेशन वाले जो गंभीर बीमारी के मरीज थे वो किसी न किसी प्रकार बचाए नहीं जा सके। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आपको वैक्सीनेशन के बाद ये नहीं समझना है कि आपको संक्रमण नहीं हो सकता है, आपको संक्रमण हो सकता है। आप लापरवाही बरतेंगे, कोरोना संक्रमण गाइडलाइन का पालन नहीं करेंगे तो आप भी उन्हीं मरीजों की श्रेणी में आ जाएंगे जो अभी कोरोना संक्रमित हैं। आप लगातार पालन करिए, वैक्सीनेशन अपने परिवार और अपने सभी मित्रों को कहिए कि आगे बढ़ के वैक्सीनेशन और टेस्टिंग के अभियान में शामिल हों। हम सभी प्रकार की सावधानियां बरतें जो हमें बताई जा रही हैं, सिखाई जा रही हैं पिछले 1 साल से, तभी हम ये कोरोना संक्रमण की गाइडलाइन और कोरोना संक्रमण पर विजय पा सकेंगे। जी जी जी, डॉक्टर्स को लेकर भी एक सवाल होगा, ये मेरा भी सवाल है, लोगों का भी सवाल है। डॉक्टर पालीवाल भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर पालीवाल, एक महत्वपूर्ण बात है ऑक्सीजन को लेकर। बहुत सारी बातें तो खैर वैसे ही स्प्रेड हो जाती हैं। ऑक्सीजन को लेकर छोटे जो अस्पताल हैं या जो छोटे ज़िले हैं, माफ़ कीजिएगा, वहाँ पर मरीजों को लगता है कि नहीं नहीं, हमको बिल्कुल ये मास्क जो है ऑक्सीजन वाला ये बिल्कुल लगाए रखें, बिल्कुल ना हटाया जाए, और एक भ्रांति होती है कि नहीं हमको ये बिल्कुल लगाए रखना है, जबकि डॉक्टर जानता है या स्टाफ जानता है उसका कि कितनी ऑक्सीजन देनी है। इससे लेकर कुछ आप रोशनी डाल सकें तो, टिप्स दे सकें तो, कि ऑक्सीजन डॉक्टर को डिसाइड करने दें। जी प्लीज। देखिए, ऑक्सीजन को लेकर प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से इतना हंगामा हुआ है कि हर व्यक्ति ऑक्सीजन की आवश्यकता को समझने लगा है, लेकिन भय के कारण वो जरूरत से ज्यादा सुरक्षा को लेकर अब ज्यादा सतर्क है। इसलिए निश्चित तौर पर हर व्यक्ति ये बोलता है कि मुझे ऑक्सीजन लगाया जाए। लेकिन मैं यहाँ इतना बताना चाहूंगा कि जिनका ऑक्सीजन लेवल शरीर में 90 और 92 से कम है उनको ऑक्सीजन की जरूरत है, और जितना प्रतिशत कम होता जाएगा उतनी ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत है। वो चिकित्सक या चिकित्सा कर्मी का निर्णय है। लेकिन यदि हमारा ऑक्सीजन लेवल 95% है, हमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। 95 और 92 के बीच में तो हमें जो हमारी ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, जो हमारी श्वसन तंत्र की जो कसरतें हैं, जिसको हम अनुलोम विलोम प्राणायाम इत्यादि बोलते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज बोलते हैं, उनको करता रहे, जिससे उसका ऑक्सीजन का लेवल पर्याप्त बना रहेगा। लेकिन ऑक्सीजन को लेकर मैं आज की तारीख में मेरे खुद के अनुभव के आधार पर ये बताना चाहूंगा कि अब सरकार ने पूरे देश भर में की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश में पर्याप्त ऑक्सीजन की व्यवस्था कर दी है। हाँ, ये जरूर है कि ट्रांसपोर्टेशन को लेकर उसके जो टैंकर्स है उसकी व्यवस्था एक हमें सरकार उस पर भी पर्याप्त ध्यान दे रही है, और हमें उम्मीद है कि अगले 1 हफ्ते में सारी व्यवस्थाएं सुधर जाएंगी। एक बात मैं आपको और इस विषय से अलग हटकर बताना चाहूंगा कि वैक्सीन अपनी जगह है, लेकिन मास्क 6 इंच का मास्क और 6 इंच की सैनिटाइजर की बोतल आपको 6 फीट के कफन से, 6 फीट की कब्र से और 6 फीट की चिता से बचाएगी। ये बहुत जरूरी है। डॉक्टर पालीवाल का ये 6 फॉर्मूला आप बिल्कुल दिमाग में बिठा लें। हम आपको बाद में, मैं ये फॉर्मूला आपको पूरा डिटेल के साथ बताऊंगा, बताता रहूंगा। मैं सोशल मीडिया पर आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला हूं। डॉक्टर गुप्ता, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। इन सब के बीच ये तय है डॉक्टर्स पर बहुत प्रेशर है। आप अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे कि भले ही कितना दबाव हो पर डॉक्टर अपना ध्यान पूरा रखें। कुछ एक ऐसी तस्वीरें आती हैं कि डॉक्टर भी अपना ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, वो दबाव है, इसमें कहीं कोई गुरेज नहीं है। डॉक्टर्स अपना पूरा ख्याल रखें, उसको लेकर कोई टिप्स जो आपके एक्सपीरियंस से जुड़ी हो। सर। ललित जी, बहुत दबाव तो है, लेकिन मैं समझता हूं कि जो लोग डॉक्टर बने थे एक सपने के साथ कि कहीं ना कहीं समाज की, देश की सेवा कर सकेंगे, या आज उनके लिए बहुत परीक्षा का समय है, और हम लोग पूरे जी जान से ये कर रहे हैं और परीक्षा में सफल होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है पूरे चिकित्सक समुदाय के प्रति। कृपया ये चीज का ध्यान रखें कि जब डॉक्टर ने आपको स्वस्थ करने की जिम्मेदारी ले ली है तो आप उनके ऊपर पूरा विश्वास बनाए रखें। हाँ। किसी प्रकार का इंटरफेरेंस न करें।
बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमारे लिए फलाना नेता बोल देगा तो इलाज अच्छा होगा, या हमारे परिवार के दूसरे वो पहचान के हैं वो मरीज के बारे में बोलेंगे तो शायद इलाज अच्छा होगा। ये बात अपने मन से निकाल दीजिए। डॉक्टर के लिए सभी मरीज बराबर हैं। डॉक्टर उतनी तन्मयता और समर्पण से एक मरीज का इलाज करते हैं तो दूसरे मरीज का भी उतना ही इलाज करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डॉक्टर्स थक रहे हैं। प्रथम जो चिकित्सक वॉल है वो लगातार 1 साल से लगी हुई है। हमें इसमें दूसरी डिफेंस लाइन तैयार करनी होगी। जो हम यंग डॉक्टर्स हैं, हमारे जो पैरामेडिकल स्टाफ है जो अभी अभी पास होकर निकला है या बेरोजगार घूम रहा है, हमें उन्हें आगे लाना होगा, उनको तैयार करना होगा, क्योंकि ये लड़ाई अगले 3 महीने चलने वाली है, लंबी लड़ाई है। हम लगातार संसाधन का उपयोग करें। सरकारें पूरे संसाधन दे रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह इनके दुरुपयोग का है। लोग बगैर इंडिकेशन के, बगैर ऑक्सीजन की जरूरत के अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं, डॉक्टर से फोन करवा रहे हैं, कहीं न कहीं आग्रह और दबाव की स्थिति भी होती है। ऐसे मरीज कृपया जरूरतमंदों के लिए बिस्तर छोड़ दें, क्योंकि आपसे ज्यादा उन लोगों को इलाज की जरूरत है। जब आपकी बारी आएगी तो डॉक्टर आपको भर्ती करेंगे, आपका समुचित इलाज भी करेंगे। जी जी जी। तो डॉक्टर पर पूरा भरोसा रखें। और जैसे कि बात, लड़ाई लंबी चलनी है। आप क्यों उम्मीद कर रहे हैं कि नर्स ही धैर्य रखे, डॉक्टर साहब ही धैर्य रखें, डॉक्टर साहब ही संयम का परिचय दें? आप भी उस संयम और धैर्य का परिचय दें। किसी बात से भ्रमित ना हो। डॉक्टर को पता है किसी की जिंदगी कैसे बचानी है। डॉक्टर पालीवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपसे। वायरस ने हमारे जीने का तरीका बदला है। मसलन पहले ये जो सालाना टेस्ट हुआ करते थे ये हमारे लिए बेफजूल थे। घर में कुछ चीज़ें रखना, मसलन ऑक्सीमीटर रखना, थर्मामीटर रखना, नॉर्मल एक फर्स्ट एड किट रखना, ये फजूल हुआ करता था। अब वो हमारे पास है। तो तरीका बदला है वायरस ने जीने का, लेकिन उससे अब एक अनुशासित वे में ले जाने की जरूरत है, डिसिप्लिन वे में, कि हम हेल्थ चेकअप करवाएं या हम ध्यान रखें कि हमारा शरीर हमें क्या संकेत दे रहा है। डॉक्टर पालीवाल। सर, मैं इस बारे में 2 अलग अलग बिंदुओं पर बात करना चाहूंगा। पहले तो वर्तमान परिस्थितियां जो हैं, जैसे डॉक्टर गुप्ता ने बोला और आप भी इस तरह से इस चीज को लेकर बड़े चिंतित हैं, मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि मैं अपनी या किसी चिकित्सक की प्रशंसा नहीं कर रहा हूं। हमारी शपथ है अंतिम सांस तक काम करने की, मानवता की रक्षा के लिए। आरोप प्रत्यारोप का ये समय नहीं है। इस वक्त हिलमिल कर काम करें। रोगी ये ना समझे कि यदि वो आगे अस्पताल में तो सारी जिम्मेदारी है चिकित्सक की। कुछ मामलों में जो सामाजिक गतिविधियां हैं, जो व्यवस्था वाली गतिविधियां, उनमें चिकित्सक को रोगी के साथियों का हाथ बटाना चाहिए। और इस वक्त इस महायज्ञ में मैंने ये देखा है कि 95% लोग सकारात्मक रूप से चिकित्सकों से पेश आ रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं, समस्या को समझ रहे हैं और उनके साथ सहानुभूति के साथ साथ उनके प्रति असीम प्रेम और आस्था और विश्वास के साथ साथ उनका सम्मान कर रहे हैं। लेकिन 5% विघ्न संतोषी इस महायज्ञ में, जो डॉक्टर अपनी मेहनत की आहुति डाल रहा है, इस महायज्ञ की ज्वाला को बुझाकर देश हित में काम नहीं कर रहे हैं। ऐसे विघ्न संतोषियों को आइडेंटिफाई करके हर अस्पताल को ये पावर मिले कि यदि निजी चिकित्सालय में भी यदि कोई व्यक्ति गदर करता है तो शासकीय कार्य में बाधा के अंतर्गत उस पर एक प्रकरण दर्ज होकर उसको तुरंत अंदर किया जाए, ताकि जो शरीफ भले और पीड़ित लोग हैं जिनको तुरंत चिकित्सक की जरूरत है वो उनका इलाज कर सके। एक तो पहलू गया। अब दूसरा पहलू ये आता है कि यदि डॉक्टर इस वक्त, यदि अपन देखें तो रोगियों के या प्रत्येक परिवार के चिकित्सा को लेकर उसकी शैक्षणिक योग्यता में या उसके जीवन स्तर की विज्ञान में बहुत वृद्धि हुई है। सामान्य तौर पर जो मूलभूत चीजें हैं, जैसे पल्स ऑक्सीमीटर हुआ, थर्मामीटर हुआ, इसके अलावा भाप का नेबुलाइजर हुआ, स्टीम इनहेलर हुआ, ये छोटी छोटी चीजें जरूर घर में रखें। और जो भी राय ले वो सोशल मीडिया को हाथ जोड़कर आग्रह है, गूगल और सोशल मीडिया को देवता या डॉक्टर ना बनाए। और उसके बाद जो चिकित्सक दे या जो गाइडलाइंस गवर्नमेंट दे रही है, उन गाइडलाइंस के अंतर्गत सामान, संसाधन, जीवन और सुरक्षा के उपाय अपने साथ या अपने परिवार के लिए रखें और वही करें जो प्राकृतिक और प्रामाणिक हो। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर पालीवाल आपका, डॉक्टर गुप्ता आपका। जैसे डॉक्टर गुप्ता ने भी जिक्र किया, तकरीबन 1 साल से ये सभी लोग दिन रात सिर्फ आपके लिए लड़ रहे हैं।
5% लोग जो विघ्न संतोषी हैं, जिनके लिए पालीवाल साहब ने शब्द दिया है, वैसे लोगों से भी अपील है कि सुधर जाइए। उन 95% लोगों के लिए मुसीबत पैदा मत करिए। डॉक्टर पर पूरा भरोसा रखें और सबसे बड़ी बात, सकारात्मक रहें। हम कोरोना से जंग जीतेंगे ही। इस खास प्रस्तुति में इतना ही। नमस्कार।